भविष्य में बनने वाले हमारे प्यारे प्यारे शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। आज के वीडियो में हम लोग 16 दिसंबर को हुए ऑनलाइन सीटेट एग्जाम में पूछे गए सीडीपी के कुल 30 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पेडागोजी होता है। अगर हमारा पेडागोजी स्ट्रांग है तो सीटेट क्वालिफाई करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। इसके एडिशनल टॉपिक आरटी होते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लर्निंग डिसऑर्डर। इससे रिलेटेड आपको अलग अलग टॉपिक वाइज आपको वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगे। पेडागोजी करते टाइम हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मतलब बच्चे की गलतियों को हमें सुधारना है, ना कि उसे बार बार टॉर्चर करना है। अधिगमकर्ता या लर्नर जो कि हमारे छात्र हैं उसको अपना ही बच्चा समझकर अगर हम पेडागोजी करेंगे तो बहुत आसानी से हम पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल? पहला कह रहा है हमारा ऑप्शन, विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, इट इज़ यूनिडायमेंशनल इन नेचर। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि विकास की प्रक्रिया जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी होता है। क्योंकि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल अलग अलग 4 एस्पेक्ट होते हैं, तो विकास एक दिशीय प्रक्रिया नहीं है। वहीं दूसरा टॉपिक हमारा कह रहा है यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पे केवल लगा दिया, मतलब ओनली लगा दिया है। अगर यहाँ पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात होती, मतलब आनुवंशिकता और वातावरण की बात होती, तो हम इस ऑप्शन को सही मान सकते थे। बट यहाँ पे केवल आनुवंशिकता की बात हो रही है, तो ये गलत है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में हमारा इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं तीसरा ऑप्शन कह रहा है विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, क्योंकि हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है, तो मतलब विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। चौथा ऑप्शन हमारा कह रहा है विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है, डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब यहाँ पे ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि केवल यहाँ पे लगा दिया, मतलब ओनली लगा दिया, तो विकास की प्रक्रिया सिर्फ वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि आनुवंशिकता और वातावरण। अभी जस्ट हम यहाँ पे बताएं कि अगर इस दोनों का कॉम्बिनेशन रहता तो इस ऑप्शन को हम सही मान सकते थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रेन? पहला ऑप्शन कह रहा है कि पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों। फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज यूजुअली ईट एंड व्हाई। तो यहाँ पे ओपन एंडेड ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हर स्टूडेंट के माइंड में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि तटीय इलाके में रहने वाले लोग अलग अलग तरह का भोजन करेंगे। क्यों करेंगे? तो अलग अलग तरह से लोग सोचेंगे। वहीं दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि भारत के 10 राज्यों के नाम बताएं, नेम 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये हमारा रिकॉल बेसिस पे क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमें जो याद रहेगा वही हम बता सकते हैं, नया तो हम यहाँ पे जोड़ नहीं सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 2 से 10 तक पहाड़े लिखें, राइट टेबल्स फ्रॉम 2 to 10। यहाँ पे भी रिकॉल बेसिस पे हो गया, मतलब अगर हमको याद रहेगा तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है कि दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो, मेमोराइज एंड रिसाइट द गिवन पोएम। यहाँ भी मेमोराइज मतलब याद करने की बात हो रही है, रिसाइट मतलब याद करने की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वो क्यों। यहाँ पे विवेचनात्मक चिंतन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे का लग रहा है, अलग अलग तरह से वो माइंड लगाएगा, अलग अलग तरह का वो क्वेश्चन दिमाग में उसके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? अ स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटली एम्फेसाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? अब पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है विकास की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। अब विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पे अगर स्टेज थ्योरी की बात हो रही है, चरणीय सिद्धांत कह रहा है ना, स्टेज थ्योरी कह रहा है, तो स्टेज थ्योरी हमें कौन दिए थे? पियाजे द्वारा ये स्टेज थ्योरी दिया गया था, और पियाजे का मानना है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब SPCF 4 अलग अलग इसका स्टेज होता है।
एस मतलब सेंसरी मोटर स्टेज होता है, फिर यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है और एक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो 4 अलग अलग स्टेज यहाँ पे होते हैं, तो ये विकास की निरंतरता का सिद्धांत नहीं हो सकता है। वहीं दूसरा ऑप्शन कह रहा है विकास की अनिरंतरता, डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, विकास की अनिरंतरता का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, तो ये चरणीय सिद्धांत को स्पष्ट रूप से यहाँ पे जोड़ नहीं दे सकता है, क्योंकि कल्चरल फैक्टर मतलब यहाँ पे सांस्कृतिक कारक जो विकास को प्रभावित करता है, बट सिर्फ उसी से विकास प्रभावित होगा ये भी जरूरी नहीं है। वहीं चौथा ऑप्शन कह रहा है विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर इन डेवलपमेंट प्रोसेस, ये दोनों ऑप्शन अगर साथ में रहता है तो थोड़ा देर के लिए हम यहाँ पे सोच भी सकते थे, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो कल्चरल और इन्वायरमेंटल दोनों चीज़ के कॉम्बिनेशन से इफेक्ट करता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा, विकास की अनिरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिकतम से जुड़ाव प्रभावित होता है। चिल्ड्रेंस एंगेजमेंट विथ लर्निंग इन स्कूल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। अब बच्चा अगर पढ़ रहा है मतलब पढ़ाई कर रहा है, तो उसमें पढ़ने के प्रति जो उसकी इच्छा होगी वो किस चीज़ से प्रभावित होता है। पहला कह रहा है पारिवारिक समाजीकरण, सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, बिल्कुल सही बात है कि परिवार में अगर बच्चों को अच्छे ढंग से वातावरण मिले या समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन उसका सही ढंग से हो तो उसका अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होगा। वहीं दूसरा कह रहा है समकक्षी संबंध, पीड रिलेशन, मतलब अगर एक दूसरे से वो रिलेशन में रह करके मतलब उसके जो फ्रेंड सर्कल में वो अच्छे ढंग से बात करेगा, पढ़ाई करेगा, तो भी उससे वो इफेक्ट करेगा। तीसरा कह रहा है सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यू, ये भी इसको इफेक्ट करेगा। और चौथा कह रहा है बच्चों का आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम ऑफ द चिल्ड्रेन। अब अगर बच्चे सेल्फ मतलब खुद से अगर उसके अंदर आत्मविश्वास रहेगा कि कोई काम हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो उसे आसानी से कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि फर्स्ट वाला में सिर्फ 4 दिया है तो ये गलत हो जाएगा, सेकेंड वाला में 2 एंड 4 दिया है ये भी गलत हो जाएगा, और फोर्थ में 1 और 3 दिया है ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रेन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू। अब यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, मतलब 2 से 7 वर्ष की अवस्था की बात हो रही है। पहला कह रहा है प्रतिलोमिक चिंतन, रिवर्सिबल थिंकिंग, तो ये 7 से 11 वर्ष के बीच आता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। वहीं प्रतीकात्मक खेल, मेक बिलीव प्ले कह रहा है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, मतलब जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहेगा, मतलब अगर 2 से 7 साल का बच्चा रहेगा तो वो मेक बिलीव प्ले मतलब जैसे डॉक्टर खेल एक तरह का होता है जो बच्चे खेलते हैं, तो इस तरह का खेल खेलेगा, मतलब वो खुद से मान लेगा कि ये चीज़ है। या बहुत सारे बच्चे होते हैं जो राजा रानी का खेल खेलते हैं, तो ये जो प्रतीकात्मक खेल का अवस्था होता है वो 2 से 7 वर्ष का होता है। वहीं अगर हम अनुक्रमिक वर्गीकरण का बात करें, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन का बात करें, तो ये भी 7 से 11 वर्ष के बीच होता है। और संरक्षण कंजर्वेशन का बात करें तो ये भी 7 से 11 वर्ष के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक खेल, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है। अ यंग चाइल्ड कैन इंगेज इन सिंबॉलिक प्ले। अभी जस्ट हम पीछे वाले क्वेश्चन में देखें, मेक बिलीव प्ले को ही सिंबॉलिक प्ले बोला जाता है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती, बट कैन नॉट एज इट टेक पर्सपेक्टिव ऑफ अदर पर्सन, और उसके नियंत्रण से बाहर की घटनाएं उसे आसानी से परेशान कर देती है। एंड बिकम्स इजिली अपसेट बाय इवेंट्स ही सी कैन नॉट कंट्रोल। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सी अवस्था इस बालिका के वर्तमान चरण को अंकित करती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गिवन बाय जीन पियाजे अप्लाइज टू दिस चाइल्ड्स लेवल ऑफ डेवलपमेंट। पहला कह रहा है संवेदी गामक, ये सेंसरी मोटर स्टेज का बात कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सेंसरी मोटर स्टेज मतलब संवेदी गामक अवस्था जो होता है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच होता है। वहीं दूसरा ऑप्शन कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, बिल्कुल सही बात है। अभी जस्ट हम पीछे भी क्वेश्चन देखें कि वहाँ पे वो बच्चा किस अवस्था में था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में था। वैसे भी सीटेट का ये पुराना आदत है कि एक ही क्वेश्चन को आपको बार बार रिपीट करेगा, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और सीटेट क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। वहीं अगर हम मूर्त संक्रिया
संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो ये 7 से 11 वर्ष की बात की होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष के बाद होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसी अवस्था में बच्चा सिंबॉलिक प्ले करता है, मतलब प्रतीकात्मक खेल खेलता है। कहने का सेंस हुआ कि बच्चा यहाँ पे अहम केंद्रित है, मतलब ईगो सेंट्रिक है बच्चा। कहने का सेंस है कि बच्चा चाहता है कि जो हमें पसंद है वो भी दूसरे को पसंद है। हमें अगर कोई एक कार्टून ये वाला पसंद है तो सामने वाले को भी यही कार्टून क्यों नहीं पसंद है, इस तरह का वो सोचता है। और ये किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलवर्ग के नैतिक विकास मॉडल से सम्मिलित है? द कोहलवर्ग मॉडल ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला ऑप्शन कह रहा है कि नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सार्वभौमिक होता है, मतलब यूनिवर्सल नेचर का होता है। कहने का सेंस हुआ कि अगर बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में है, मतलब अगर वो बचपन की अवस्था में है, एकदम छोटा सा बच्चा 0 से 2 साल के बीच है, तो वो सब कुछ सिंबॉलिक ही सीखेगा। उसको धीरे धीरे हर चीज़ सिखाया जाएगा, चाहे वो इंडिया का बच्चा हो या अमेरिका का बच्चा हो। इसके बाद वो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। तो ये प्रोसेस यूनिवर्सल होता है, मतलब सार्वभौमिक होता है, जो हर जगह होता है। दूसरा कह रहा है नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। देयर इज कंटिन्यूटी इन डेवलपमेंट ऑफ मोरल थिंकिंग। ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है नैतिक विकास का एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। मोरल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑर्डरली प्रोसेस, इट इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंटायरली डिपेंडेंट हम नहीं बोल सकते। ओनली का बात कभी भी अगर रहेगा तो ऑप्शन हमारा देख करके ही गलत कर देना है, वो ऑप्शन गलत होगा। चौथा कह रहा है नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। मोरल डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट प्राइमरी ऑन कल्चरल वैल्यू। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, जो हर जगह होता है, हर देश के बच्चों के लिए एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का यहाँ पे बात हो रहा है, शुड बी यूज्ड फॉर। पहला कह रहा है शिक्षण और मूल्यांकन, टीचिंग एंड असेसमेंट। बिल्कुल सही बात है, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए ही इसका यूज किया जाता है। दूसरा कह रहा है केवल शिक्षण, टीचिंग ओनली। अब ओनली सब लगा दिया, मतलब केवल लगा दिया, तो बिल्कुल यहाँ पे देखते ही हमें गलत कर देना है। तीसरा कह रहा है केवल मूल्यांकन, असेसमेंट ओनली। ये भी यहाँ पे ओनली लगा दिया, केवल लगा दिया, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है प्रवाही बौद्धिकता की पहचान, असर्टिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस। इससे तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा, शिक्षण और मूल्यांकन, टीचिंग एंड असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अ टीचर गिव्स अ हाफ डन एग्जाम्पल टू अ चाइल्ड व्हाइल टीचिंग अ पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज द टीचर यूजिंग? जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको आधा हल किया हुआ कोई हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अवलोकन अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये तो नहीं बोलेंगे। दूसरा कह रहा है पार, इसी को पाढ़ या ढांचा बोला जाता है, मतलब स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। तीसरा कह रहा है द्वंदात्मक अधिगम, ये गलत हो जाएगा। अनुकूलन, कंडीशनिंग, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड सही हो जाएगा। अगर हम किसी भी बच्चों को आधा हल किया हुआ एग्जाम्पल देते हैं उसको पाढ़ या ढांचा बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स। अब यहाँ देखिएगा कि नॉट वाला जो क्वेश्चन रहेगा, नहीं वाला क्वेश्चन रहेगा, उसको एकदम गौर से हमें देखना है। वैसे भी CBSE वालों ने भी नॉट को कैपिटलाइज कर दिया है, क्योंकि आपको देखते ही पता चल जाए। पहला कह रहा है निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन डिसीजन मेकिंग। तो ये तो बिल्कुल सही बात है,
क्योंकि अगर बच्चों की सहभागिता रहेगी निर्णय निर्धारण में तो बच्चों को पढ़ने में मन लगेगा, मतलब वो प्रगतिशील कक्षा में माहौल में कायम करेगा। दूसरा कह रहा है भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, क्रिएशन ऑफ फियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट। ये भी सही बात है, क्योंकि हमें ऐसा माहौल बनाना है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछ सकें। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ लर्नर्स। यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि सारे विद्यार्थी अलग अलग जगह से आते हैं, तो उसकी व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना है। किसी को कोई चीज़ पसंद है तो दूसरे को नहीं है, तो हमें उसकी भिन्नताओं का ध्यान रखना है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि स्कूल में कोई बच्चा को हम डिसिप्लिन में रख रहे हैं, ये भी वैसे गलत है एनसीएफ के अनुसार, बट अगर हम स्कूल से बाहर रखना चाहें तो वो तो और बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमको डिसिप्लिन किस तरह का चाहिए, इंटरनल चाहिए। इंटरनल कहने का सेंस हुआ कि बच्चा खुद से डिसिप्लिन में रहना सीख ले, उसको मन में भावना हो कि हाँ सर ये चीज़ पढ़ा रहे तो हमें अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि पूछा है यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक नहीं करे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द टीचर डज नॉट सेग्रीगेट चिल्ड्रेन इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, मतलब आईक्यू के आधार पे हमें बच्चों को अलग अलग व्यवस्थित नहीं करना है, पृथक नहीं करना है। तो क्यों ये जरूरी है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, इट इज़ इनकन्वीनियंस फॉर टीचर्स। अब अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें बच्चों की सुविधा देखनी है, ना कि शिक्षक की सुविधा देखनी है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यह विद्यालय के लिए असुविधाजनक है। अब विद्यालय के भी असुविधा से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें बच्चे की असुविधा का ध्यान रखना है कि बच्चों को हर जगह सही ढंग से कुछ समझ में आ जाए। तीसरा कह रहा है यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता है। इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रेन टू कम्पीट एमॉन्ग देमसेल्फ अक्रॉस ग्रुप्स। अब हमें बच्चों में कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं करवाना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ इज नॉट स्टेबल एंड इट इज ऑल्सो लीड्स टू लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रेन। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चों का IQ एक समान नहीं होता है, तो उसके अनुसार हम उसे पृथक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है। क्यों? According to Howard Gardner's theory, it is important to have a variety of teaching modes, strategies within a classroom because पहला कह रहा है यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब हार्वर्ड गार्डनर जो है, गार्डनर साहब कितने बुद्धि का बात किए थे? 8 प्रकार की बुद्धि का बात किए थे, जिसके बारे में हम लोग आगे थ्योरी में पढ़ेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर भी हम आगे का ऑप्शन देखते हैं, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। इट हेल्प्स इम्प्रूव जनरल इंटेलिजेंस, ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तीसरा कह रहा है यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है। इट हेल्प्स टू क्रिएट स्टार स्टूडेंट्स। अब हमें स्टार स्टूडेंट्स तो नहीं बनाना है, हमें सारे बच्चों को ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई एक पार्टिकुलर बच्चा हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सारे बच्चों को हमें एक साथ लेकर के चलना है। चौथा कह रहा है यह व्यावहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। इट हेल्प्स इंप्रूव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब सिर्फ हमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं बढ़ाना है, मतलब हर तरह का इंटेलिजेंस हमें बढ़ाना है, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात होगी, बहुबौद्धिकता की बात होगी, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है? द 2 words utterance often used by young children between 1.5 to 2.5 years of age are called। तो अगर 1.5 से 2.5 साल का बच्चा के द्वारा द्विशब्दीय उच्चारण जैसे मम पानी दो या मम्मा पानी दो, इस तरह का अगर बात कहता है तो वो तार प्रेषित वाचन कहा जाता है, टेलीग्राफिक स्पीच इसे कहा जाता है। वहीं वाचन का अधिविस्तारण ओवर टेक्शन ऑफ स्पीच, इससे तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। नववाद, इससे भी कोई मतलब नहीं है। चौथा ऑप्शन दे रहा है बरबराना, बैबलिंग का बात कर रहा है। ये तो छोटा बच्चा होता है, जब 6 से 9 महीने या 10 महीने के बीच का बच्चा रहता है, जो क ट इस तरह से अगर बलबलाता है तो वो बैबलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है 1.5 से 2.5 साल का बच्चा, तो ये टेलीग्राफिक स्पीच का बात यूज करता है, मतलब तार प्रेषित वाचन इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं
और महिलाएं अपने दिल से सोचती है। यह कथन क्या दर्शाता है? मेन जनरली थिंक विद देयर हेड्स एंड वोमेन विद देयर हार्ट्स, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुरुष सिर्फ दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं दिल से सोचती है। तो ये हमारा जो है सामाजिक बात है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पुरुष सिर्फ दिमाग से सोचेंगे और महिलाएं दिल से सोचेंगी। बहुत सारे पुरुष भी हैं जो कि दिल से सोचेंगे या महिलाएं भी हैं जो कि दिमाग से सोचेंगी। तो यहाँ पे जैसे ही इस तरह की बात हो तो ये लैंगिक विभेदीकरण, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बात हो रहा है। लेकिन एक और ऑप्शन हमारा अगर सिर्फ लैंगिक विभेदीकरण देता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देता, तो ये ऑप्शन हम सही करते। बट उससे आगे हमें देगा है कि रूढ़िवाद का बात दे रहा है, जेंडर स्टेरियोटाइप का बात दे रहा है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवाद, क्योंकि जब भी स्टेरियोटाइप का बात होगा तो उसमें विभेदीकरण मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। तीसरा कह रहा है दोनों लिंगों के बीच आनुवंशिक भेद, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चौथा कह रहा है लैंगिक स्थिरता, ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवाद सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? नॉट वाला क्वेश्चन है, गौर से समझना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटेजीज वुड यू नॉट यूज इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम? अब ये प्रगतिशील कक्षा है, मतलब बच्चों को भगवान मान के हमें यहाँ पे चलना है, मतलब बच्चों को सेंटर में रख के हमको चलना है। कहीं भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बात हो तो बच्चा को हमें सेंटर में लेके चलना है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है अध्यापकों द्वारा मननशील पत्रिका का इस्तेमाल, यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बाय टीचर, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्व मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। तो जहाँ पे सेल्फ असेसमेंट की बात होगी या पीयर असेसमेंट की बात होगी तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, रिलायंस ऑन नॉर्म रिफरेंस्ड असेसमेंट, तो सिर्फ हम मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रित नहीं रह सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना, क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं, तो जो नहीं है मतलब जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि पूछा ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वंचित और हाशिए परिस्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? बाय इंक्लूजन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड मार्जिनाइज्ड ग्रुप विद इन द स्कूल करिकुलम अ टीचर कैन इंश्योर। अब अगर कोई वंचित समूह का बच्चा है, मतलब डिसएडवांटेज्ड ग्रुप का बच्चा है, और उसके भाषा और संस्कृति को हम स्कूल के पाठ्यक्रम में जोड़ रहे हैं, तो अध्यापक ये जोड़ने का काम जो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और उससे क्या फ़ायदा है? तो पहला कह रहा है शिक्षा में समानता, इक्वालिटी इन एजुकेशन, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि समान अधिकार देना है सबको, तो सही बात है, बट इक्वालिटी और इक्विटी में अंतर होता है। इक्विटी का मतलब हुआ साम्यता, मतलब शिक्षा में साम्यता, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब दोनों को हम अच्छे ढंग से समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए दो भाई है, ठीक है, और दो भाई है और इस दोनों के बीच हर चीज़ इक्वल बांटा जाता है। अगर काम अगर कोई करना है तो वो भी इक्वल बांटा जाता है। बट अगर किसी एक का तबीयत खराब है, दूसरा ठीक है, तो ज़बरदस्ती उसको भी जरूरी नहीं है कि समानता का बात हो रहा है तो उसे भी इक्वल काम करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, शिक्षा में साम्यता। वहीं तीसरा ऑप्शन कह रहा है सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, सिंपैथी फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप। अब हमें बच्चों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाना है, सिंपैथी मतलब सहानुभूति नहीं दिखाना है। और चौथा कह रहा है विशेषतः सुविधा वंचित समूह के लिए व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशनल स्पेशल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? अ चाइल्ड इन अ क्लासरूम फेसेस कंटिन्यूअस चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस डिस्पाइट एडिक्वेट सपोर्ट, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ। अब हमारे पास ऑप्शन दे रहा है इसको प्रॉब्लम क्या है, तो गणितीय क्रिया को समझने में प्रॉब्लम है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन को समझने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो पहला हमारे पास ऑप्शन दे रहा है स्वलीनता। स्वलीनता का मतलब होता है ऑटिज्म, ऑटिज्म का मतलब हुआ जो खुद में लीन रहता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है डिसकैलकुलिया, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि गणित से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मैथमेटिकल अगर कोई भी बात हो तो उसको डिसकैलकुलिया बोला जाता है।
वहीं तीसरा ऑप्शन दे रहा है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है कि अगर उसको लिखने में प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ वो ठीक से लिख नहीं पाए, तो वहाँ पे डिस्ग्राफिया होता है। और डिसलेक्सिया का मतलब अगर उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो, जैसे वो क को ट पढ़ ले, प को म पढ़ ले, तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम हो तो वो डिसलेक्सिया होता है। तो इस तरह से आपको लर्निंग डिसऑर्डर का एक अलग से स्पेशल वीडियो मिल जाएगा। बस आप लोग चैनल पे बने रहें, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहेगा और नए नए वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधिक, मतलब ऐसा स्टूडेंट जो कि सुन नहीं सकता है, विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। नहीं वाला क्वेश्चन है, गौर से हमको इसे समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द एजुकेशन ऑफ अ स्टूडेंट विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट विथ एन इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। अब ये समावेशी संस्था है, कहने का सेंस हुआ कि चाइल्ड सेंटर्ड संस्था होगा। यहाँ पे बच्चों को सेंटर में रख के हमें कोई काम करना है। तो पहला कह रहा है वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशिष्ट को, यूज ऑफ सब टाइटल व्हाइल स्क्रीनिंग वीडियोज मूवीज। तो ये तो सही है, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको चलचित्र मतलब वीडियो दिखा करके उसे समझा रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है पढ़ाते हुए अभिव्यक्तिक शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, यूज ऑफ एक्सप्रेसिव बॉडी मूवमेंट एंड गेस्चर्स इन टीचिंग। ये भी सही है, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है तो हम बॉडी के एक्सप्रेशन से भी उसे समझा सकते हैं, या संकेत मतलब अगर कोई चीज़ का हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है, मतलब संकेत से भी उसे हम समझा सकते हैं। वहीं तीसरा ऑप्शन दे रहा है मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रिक संप्रेषण का इस्तेमाल, सप्लीमेंटिंग ओरल कम्युनिकेशन विथ टेक्सुअल विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे भी विजुअल फॉर्म का बात हो रहा है, चित्रित संप्रेषण का बात हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है संप्रेषण है तो मुख्यतः मौखिक माध्यम पर आश्रित रहना, रिलियंस ऑन वर्बलाइजेशन एज प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा सुन नहीं रहा है उसे हम सिर्फ मौखिक माध्यम पर आश्रित रहेंगे, मतलब सिर्फ हम उससे सुनने का अपेक्षा रखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो गलत है वही सही है, क्यों? क्योंकि पूछा ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वंचित समूह के बारे में गहराई से व्याप्त शिक्षक पूर्वाग्रह निम्नलिखित में से किस कक्षा प्रक्रिया के विश्लेषण के माध्यम से अक्सर प्रकट होती है। डीप सीटेड टीचर prejudice about disadvantaged groups can often be revelated through an analysis of which of the following classroom process। पहला ऑप्शन कह रहा है लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास। तो ये सबसे पहला ऑप्शन ही हमें गलत लग रहा है, क्योंकि हम अगर किसी भी क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो उसके श्रेणी के हिसाब से उसको नहीं बांटेंगे, मतलब आर्थिक श्रेणी कहने का सेंस हुआ गरीब है अमीर है, उस तरह से उसको नहीं बांटना है। लिंग के हिसाब से भी नहीं बांटना है कि बॉयज है गर्ल्स है, या जाति के हिसाब से भी हमें नहीं बांटना है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के में ही पूछ रहा है शिक्षक पूर्वाग्रह, मतलब पहले से सोच बनाया हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं दूसरा ऑप्शन कह रहा है अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरण शैली का प्रोत्साहित करना, इनकरेजमेंट ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड मोटिवेशनल स्टाइल्स ऑफ टीचर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोत्साहित करने की बात हो रहा है, तो ये पूर्वाग्रह नहीं दर्शाता है। वहीं तीसरा कह रहा है अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, जिसको अगर प्रॉब्लम है मेकिंग रीजनेबल एकोमोडेशंस फॉर चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिफिकल्टी बाय द टीचर। तो ये तो बहुत अच्छा बात है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्वाग्रह का बात कर रहा है, मतलब स्टेरियोटाइप का भी बात कर रहा है यहाँ पे। चौथा कह रहा है बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग चिल्ड्रेन टू एग्जामिन, रेसिस्ट एंड चैलेंज द मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम कैन बी इनकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी का बात हो रहा है, तो इसका ऑप्शन हमें पढ़ना है विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, ज्वाइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शन। फिर आगे वाला ऑप्शन पढ़ते हैं मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करने के, इनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग। अब यहाँ पे
इनकरेज कर रहा है, मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित कर रहा है, मतलब बच्चा को खुद से सोचने की शक्ति मिल रही है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने में, डेवलपिंग गुड टेस्ट टेकिंग स्किल्स। तो यहाँ पे हमको सिर्फ परीक्षा देने का कौशल विकसित नहीं करना है, बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट हमें करना है, मतलब सर्वांगीण विकास पे हमें ध्यान देना है। चौथा कह रहा है अभिसारिक चिंतन में लर्निंग कन्वर्जेंट थिंकिंग। अगर यहीं पे अपसारी चिंतन का बात करता मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग का बात करता तो वो ऑप्शन हमारा सही हो जाता, क्योंकि जब भी क्रिएटिविटी की बात होगी तो वहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग का बात होगा, मतलब अपसारी सोच का बात होगा या अपसारी चिंतन का बात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुशासित किया जा सकता है। कॉग्निटिव एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रेन विद इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। अब ये कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है, मतलब संरचनात्मक कक्षा है और उसके संज्ञात्मक सहभागिता का बात हो रहा है। तो पहला कह रहा है बच्चों के वार्तालाप द्वारा, चिल्ड्रेन्स टॉक, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा कह रहा है अध्यापक के संवेगों द्वारा, इमोशंस ऑफ टीचर, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एमॉन्ग चिल्ड्रेन, ये भी सही होगा। और चौथा कह रहा है बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा, एक्सट्रीमली इम्पोज डिसिप्लिन। तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि बाह्य रूप से हमें अनुशासन को उस पर थोपना नहीं है। तो 1 2 3 मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। द फेल्योर ऑफ चिल्ड्रेन इज ऑफन द फेल्योर ऑफ स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट। अब बच्चा अगर असफल हो रहा है तो ये विद्यालय की असफलता है, इसी के बारे में हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसके लिए सही समर्थन करता है। पहला कह रहा है विद्यालय का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु, स्कूल्स एग्जिस्ट सो दैट दे कैन अप्रोप्रिएटली डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग स्टूडेंट्स एबिलिटी। अब विद्यालय का तो ये काम नहीं है कि स्टूडेंट के एबिलिटी को मतलब विद्यार्थियों की क्षमता का विभेदीकरण करे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों को ध्यान में नहीं रखते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर बच्चा के सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। अगर उसको सही ढंग से माहौल मिले, सही ढंग का टीचर मिले तो अच्छा सीख पाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चिल्ड्रेंस फेल बिकॉज स्कूल डू नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन डिफरेंट प्लेसेज ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि अब विद्यालय की जरूरत का अनुपालन नहीं करते। चिल्ड्रेंस फेल बिकॉज दे डू नॉट कंपाई विथ स्कूल्स रिक्वायरमेंट। अब विद्यालय की जरूरत से हमें कोई मतलब यहाँ पे नहीं रखना है, हमें रखना है किससे, मतलब बच्चों की जरूरत से रखना है, क्योंकि सिस्टम बच्चा के लिए बना है, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए। चौथा कह रहा है बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। चिल्ड्रेन फेल बिकॉज ऑफ द लैक एबिलिटी एंड लेस IQ। अब बच्चा की योग्यता कम है या वो निम्न बुद्धि का है, ये आप कैसे बोल सकते हैं, ये तो बोलने का हमें राइट नहीं है। तो मतलब ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे सही हो जाएगा, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का ध्यान में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। टू बी रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल अ कॉन्सेप्ट नीड टू बी। पहला ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, टॉट यूजिंग अ प्रॉपर डिफिनीशन। अब सिर्फ परिभाषा पढ़ाने से मतलब हमको बच्चों को रटवाना तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बच्चों के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, लिंक्ड विद द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ। अब जब कभी भी अगर बच्चों के लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ रहेगा तो बच्चा आसानी से समझ लेगा और उसे हमेशा के लिए ध्यान रहेगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में जो कहते हो लिखवाना, रिप्रोड्यूस करेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इन द चाइल्ड्स नोटबुक। मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी लिखा हो उसको जो कहते हो बच्चों को बोलेंगे उतारने के लिए, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाए। अब हमको मेमोराइज भी नहीं करवाना है, रटवाना भी नहीं है बच्चों को, तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। द फियर ऑफ फेल्योर नीड्स टू बी डिस्करेज्ड इन चिल्ड्रेन विद इन अ क्लासरूम।
अब ये जरूरी क्यों है बच्चों की असफलता के भय को दूर करना? तो अगर बच्चों के मन में ये डर बना रहेगा कि हम अगर इस तरह से नहीं लिखेंगे या हम याद नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, तो उस तरह का बच्चा तो पढ़ नहीं पाएगा। तो पहला कह रहा है, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। चिल्ड्रेन्स फियर कैन नॉट बी हैंडल विद इन अ क्लासरूम बाय अ टीचर। अब बच्चों के भय को हमें संभालना तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। स्कूल कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इमोशनल लाइफ्स ऑफ चिल्ड्रेन। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है, असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। फेल्योर एंड एरर्स आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ चिल्ड्रेंस लर्निंग। तो बच्चे अगर सीखेंगे तो त्रुटि करेंगे ही, तो ये अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, मतलब पढ़ाई का ये स्वाभाविक हिस्सा है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर भी चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा कह रहा है, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। चिल्ड्रेन हु एक्सपीरियंस फियर आर डेवलपमेंटल फेल्योर्स। बिल्कुल सही बात है। अगर उसे डर हो जाएगा तो वो विफल हो जाएंगे, मतलब वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट रिवार्ड्स में नॉट बी द बेस्ट मेथड ऑफ मोटिवेटिंग लर्नर्स। अब अगर हम किसी को बार बार पुरस्कार देंगे, पुरस्कार तो देना है, मतलब जो लर्नर होंगे उन्हें हमें रिवार्ड देना है, बट ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ पे, मतलब अगर 10 मार्क्स लाया फिर भी उसको रिवार्ड दे दिए, फिर दूसरे दिन अच्छा कपड़ा पहन के आया फिर भी रिवार्ड दे दिए, तो उससे क्या होता है कि आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है। दे डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है। दूसरा कह रहा है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। दे इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर बार बार अगर हम किसी को रिवार्ड देंगे तो वो सिर्फ रिवार्ड लेने के लिए पढ़ाई करेगा, ना कि खुद के, मतलब सेल्फ उसके मन में कुछ रहेगा ही नहीं पढ़ने के लिए। तीसरा कह रहा है कि इससे बाह्य अभिप्रेरणा छीन होती है। दे डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है, इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही छीन होती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है। अगर किसी को बार बार पुरस्कार दिया जाता है तो आंतरिक अभिप्रेरणा इससे छीन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, निम्न में से अभिलक्षणों को कौन सा समूह उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? गुड प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफन हैव व्हिच सेट ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। पहला कह रहा है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। बिल्कुल सही बात है। अगर वह उत्तम समस्या समाधान करता है, मतलब गुड प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो उसमें क्रिएटिविटी बिल्कुल पाई जाएगी। प्रतिक्रियात्मक अनम्यता, लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा उसमें। तो ये ओपन इंडेड माइंडेड जो क्वेश्चन रहेगा, मतलब ओपन माइंडेड जो बच्चे होंगे उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग पाया जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही होगा। तो मतलब ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, छात्रों की, खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता असफलता के बारे में शिक्षक की मान्यता अक्सर छात्रों के अधिगम और प्रेरणा को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? टीचर बिलीव्स अबाउट सक्सेस फेल्योर्स ऑफ स्टूडेंट्स often influence learning and motivation of students, especially from the disadvantaged group. Which of the following statement is correct in this context? पहला कह रहा है, शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती है। टीचर एक्सपेक्टेंसी इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रेंस लर्निंग सिग्निफिकेंटली। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर भी एक ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है, शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्ता पर काबू रखना चाहिए। टीचर नीड टू कंट्रोल स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी विद इन द क्लासरूम। अब ऐसा नहीं है कि बच्चों पे हमें काबू रखना है। तीसरा कह रहा है, शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने व दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें बच्चों को इनकरेज नहीं करना है कि मतलब एक दूसरे से वो कंपटीशन करे। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थी को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए। टीचर नीड टू ट्रेन सच स्टूडेंट्स इन स्ट्रेटेजी टू अवॉइड फेल्योर एट एनी कॉस्ट। अब ऐसा नहीं कि उसको एकदम से हम लगा दिए कि नहीं किसी तरह से तुमको सफल होना ही है, मतलब होना ही है, तो कैसे हो जाएगा भाई? उसको सही ढंग से पढ़ाएंगे तभी तो सफल होगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
शिक्षक कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं? टू बी एबल टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट विद इन द क्लासरूम इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द टीचर। अब अगर कक्षा में हमको सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण बनाना है तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो पहला कह रहा है एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, फॉलो द फिक्स टाइम टेबल। अब सिर्फ समय सारणी का हमको अनुपालन बच्चों से तो करवाना नहीं है। दूसरा कह रहा है पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रखकर, मतलब आर एबल टू डिसिप्लिन चिल्ड्रेन यूजिंग अवार्ड्स एंड पनिशमेंट। मतलब सिर्फ बच्चों को टाइम टाइम पे पुरस्कार देना है या टाइम टाइम पे सजा देना है, तो इससे भी हम बच्चों को अनुशासन में नहीं रख सकते हैं। तीसरा कह रहा है बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, आर एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रेन्स इमोशन विद इन लर्निंग प्रोसेस। ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चों के संवेग को हमको सीखने का प्रक्रिया का हिस्सा बनाना है। चौथा कह रहा है बच्चों की क्षमता के आधार पर उसका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बना के, आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रेन एंड मेक ग्रुपिंग अकॉर्डिंगली। अब बच्चों में हमें विभेदीकरण नहीं करना है, मतलब बच्चों को अलग अलग हमें समूह नहीं बनाना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? शुड अ टीचर बी कंसीडर्ड एज ऑथोरिटी फिगर विद इन द क्लासरूम हु कैन नॉट बी चैलेंज। मतलब अब कक्षा में शिक्षक को सत्ताधारी तो बनना नहीं है, मतलब ये नहीं होगा इसका आंसर, बट फिर ऑप्शन हम इसका पढ़ते हैं। पहला कह रहा है हाँ, तो हाँ जब भी कह रहा है तो ये तो ऑप्शन देखते ही हमें गलत कर देना है। दूसरा में भी कह रहा है हाँ, तो ये ऑप्शन भी हमें बिल्कुल गलत कर देना है, क्योंकि टीचर को सत्ताधारी का व्यक्तित्व तो नहीं दिखाना है। मतलब ऐसा नहीं कि वो एकदम हिटलर बन करके स्कूल में क्लास करवाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चे अगर शिक्षक अगर हिटलर टाइप रहेंगे तो बच्चे उससे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि कक्षा में सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में परिचर्या के दौरान एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए। शुड रॉन्ग आंसर ऑफ स्टूडेंट्स बी करेक्टेड बाय टीचर ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन। तो मतलब अगर क्लास डिस्कशन में अगर कोई विद्यार्थी गलत उत्तर दे रहा है तो उसको टीचर को सही करना चाहिए या नहीं? तो पहला कह रहा है हाँ, बच्चों की त्रुटियों में तुरंत संशोधन करना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। मतलब अगर बच्चा गलती कर रहा है उसे ना समझाएंगे ना कुछ, मतलब तुरंत उसको सही कर देंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए गलत होने की चिंता के बिना। अब अगर बच्चों को हम बोल देंगे कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है, तुम बनाओ इसको, गलत हो चाहे सही हो इसको बनाओ, तो ये सही हो जाएगा। ये तरीका हमारा पढ़ाने का सही रहेगा। तीसरा कह रहा है गलत उत्तर हमेशा संज्ञात्मक अस्पष्टता की कमी को दर्शाता है एवं इससे हमेशा सुधारना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब सिर्फ उसको सही जानकारी प्राप्त करना है कि 2+2 मतलब 2 जोड़ 2 अगर हम कर रहे हैं तो 4 ही होगा, तो क्यों होगा ये भी तो जानना जरूरी है। तो मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा कि बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए गलत होने की चिंता के बिना। मतलब बच्चों को बताना चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं बेटा, गलती होगा फिर भी इसको हम सुधारेंगे आगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट डे के क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।